के जो मरीज ग्रस्त हैं, अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने बहुत ही तेजी के साथ अपने पैर पसारे हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ये कोरोना वायरस ऐसा है कि किसी को भी संक्रमित कर सकता है, लेकिन उन लोगों को इससे कुछ ज़्यादा खतरा है जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है या जो उम्र दराज हैं, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हैं। कई लोग तो कुछ दिनों के आराम के बाद कोरोना वायरस के इस संक्रमण से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ये ज़्यादा गंभीर भी हो सकता है। इसके लक्षण जो हैं अन्य बीमारियों से मिलते जुलते ही हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण दूसरों के मुकाबले जल्दी हो जाएगा, लेकिन कई बार ये संक्रमण के बाद हालात अन्य मरीजों से ज़्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। गंभीर बीमारी से ग्रस्त जो लोग हैं उनके परिवारों और दोस्तों को लगातार उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग इस दौरान क्या कुछ करें, क्या ना करें, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पूरा पैनल जुड़ेगा, जिनके साथ हम इन अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कोविड से जुड़े आपके जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब भी देंगे। हमारी फोन लाइन आपके लिए खुल चुकी है 011-233-87-031 और इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं @TD News Live पर। इस कार्यक्रम को मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह भी आगे बढ़ाएंगे, जो वर्चुअली इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी से बचाव के लिए हम लोग कम संख्या में ऑफिस में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे कुछ सहयोगी घर से ही काम कर रहे हैं। अमृत? That's right, Sheila. The idea is to stay at home unless it's absolutely necessary to go out. So everybody must keep themselves safe by going out as less as possible, unless absolutely essential. Only then step out. Always wear a mask. Follow the COVID protocols. Keep washing your hands, sanitizing your hands, and keep a social distance. Now, because studies suggest it's airborne, so it's being recommended that even while you are within your home confines, in the common areas with your other family members, wear a mask, because we don't know who might get affected and pass on the infection. As Sheila said, over the next 1 hour, we'll talk about how to deal with patients with comorbidities. To discuss that, we'll have a panel of experts. Back to you, Sheila. बिल्कुल, तो अपने इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, अपने डॉक्टर्स जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी बात करें, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि देश भर में कोरोना के क्या कुछ हालात हैं। तो आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के 4 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों की ही बात करें तो पिछले 24 घंटों में 3,29,113 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही रिकवरी रेट 81.99% हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 35,66,398 हो गई है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,980 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.09% हो गई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,30,168 हो गया है। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत अब तक 29,67,65,209 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 19,23,131 कोविड नमूनों की जांच की गई है। तो हमारे साथ डॉक्टर्स का एक विशेष पैनल जुड़ गया है, आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर अनिल गुरटू हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। और डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, डायरेक्टर हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धवल दावे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, DY पाटिल हॉस्पिटल पुणे से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
तो डॉक्टर गुड्डू, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बूढ़ों और पहले से जो सांस और अस्थमा की से परेशान हैं लोग, उनको ज़्यादा दिक्कत देखने में आ रही है। ऐसे में उनको क्या कुछ करना चाहिए? जिनको पहले से ही कोई लंबी बीमारी है, हार्ट की, दिल की, फेफड़ों की, ब्रेन की, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की, किडनी की, तो इनमें संभावना ज्यादा बन जाती है कि अगर इनको कोविड हो जाए तो इनमें गंभीर लक्षण की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब ज्यादा हो जाती है इसका मतलब यह नहीं है कि इनको हो जाएगी, इसका सिर्फ यह मतलब है कि संभावना ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इनको थोड़ी घर पे रहते हुए जब संक्रमण लग जाए सतर्कता रखनी है। किस चीज की सतर्कता? पहली, कुछ लक्षणों पे अगर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि संकेत करते हैं कि अब आपको हो सकता है कुछ गंभीरता की तरफ मोड़ ले ले आपकी बीमारी, उन पर नजर रखनी है। वो क्या है? पहला जो सब में महत्वपूर्ण संकेत है वो आता है कि सांस लेने में कोई भी दिक्कत होए, जो आप ही वही सब में ज्यादा जानते हैं जब दिक्कत होती है या सांस तेज तेज आने लगे, पहला। दूसरा, अगर छाती में दर्द बहुत लंबे अरसे तक, समय तक, 30 मिनट से ज्यादा तक चल रहा है, जिसमें दबाव सा भी बन रहा है छाती पे, छोटा मोटा दर्द आता जाता रहता है खांसी के बाद वगैरह, वो नहीं, लंबे अरसे तक 30 मिनट से ज्यादा चल रहा है, बढ़ रहा है और उसके साथ दबाव टाइप का महसूस हो रहा है। तीसरा, अगर होश में, कॉन्शियसनेस में, होश में कोई परिवर्तन आता है या होश कम हो जाए, नींद ज्यादा आए या होश बिगड़ जाए, बौखला से गए या समय क्या है इसका अनुमान ठीक से नहीं लगा पा रहे, कहाँ हैं हम ये ठीक से नहीं अनुमान लगा पा रहे, थोड़ा बौखलाहट सी आ गई तो, और इसके अलावा अगर उनमें उनके होंठ वगैरह नीले पड़ गए हुए, रंग बदल गया हुए, तो लगभग ये अगर लक्षण इनमें आ गए तो अगर कर सकते हैं तो ये अपना सैचुरेशन भी चेक कर लें। अगर सैचुरेशन 93 से कम जा रहा है तो भी, अगर नहीं है ऑक्सीमीटर तो कोई बात नहीं, ये लक्षण खासकर सांस की कोई नई तकलीफ या दिक्कत आए तो सीधे इनको अपने निकटतम अस्पताल के डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, पहले फोन से या किसी और को भेज के, और फिर जैसा वो कहे हॉस्पिटल जाना है अगर वो बुलाते हैं तो। पहली चीज तो ये है जिसपे निगरानी रखनी है। दूसरा, जो कि पहले हो जाना चाहिए था, अगर इनको कोई भी लंबी बीमारी है तो इनको वैक्सीनेशन लगवा लेना चाहिए था, और नहीं लगवाया है तो अभी भी लगवा लें अगर ये संक्रमित नहीं हुए हैं तो वैक्सीनेशन, और अगर हो गया है इस वक्त तो ये निगरानी रखनी है, और इनमें से कोई भी संकेत उत्पन्न हुए, आगे आए इन पे, तो तुरंत अस्पताल से कांटेक्ट करें। ये All right, Dr. Agarwal, let me bring you in, Dr. Praveer Agarwal, because this is a bilingual show. Our viewers are watching this in English as well. If you could put the record straight, that do patients with comorbidities, are they at higher risk than other people, or if they get infected, does their risk factor go up? How are they different from people with no comorbidities? Clear, like certainly with the comorbidities, the immunity is on the lower side. There may be a slight possibility they may catch infection bit easier than the other people, number one. Number two, if the disease is there, then certainly the presentation is more severe. And they require much more attention than what the other people need. And majority of them may be monitored at home initially, but as soon as if they go into the moderate or severe disease, they should be hospitalized. And another thing is that the basic disease which they are carrying before should be under control in the best possible way, and they should not stop other medicines which are going on for other comorbid diseases. Okay. एक सवाल ये भी है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कई सारी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, और ऐसे में कोरोना जैसी जो शब्द है इससे वो उनको एक पैनिक क्रिएट हो रहा है, उनको एक मानसिक तौर से एक अलग स्थिति में वो जा रहे हैं। ऐसे में उनके लिए क्या करना चाहिए कि वो पैनिक ना करें और अपना जो हौसला है उसे ना खोएं?
डॉक्टर धवल दवे, अगर आप इसका जवाब दें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो एल्डरली पेशेंट्स जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं, इफ़ दे डेवलप माइनर सिम्टम्स, तो उनको ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सर ने पहले भी बताया कि कुछ चीज़ों की मॉनिटरिंग घर पे ज़रूरी है। ऑक्सीमीटर लेके SpO2 नापना है एंड रेगुलर टेम्परेचर मॉनिटर करना है। एक और टेस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है। अगर वो करेंगे और उसमें बेसलाइन SpO2 जो ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं और 6 मिनट ब्रिस्क वॉक के बाद वापस SpO2 चेक करते हैं और उसमें 4 से ज़्यादा का फॉल नहीं है, तो देयर लंग फंक्शंस आर गुड, इन्फेक्शन उनका अभी भी माइल्ड स्टेज में ही है एंड दे डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो ज़्यादातर उनको पैनिक हुए बिना मॉनिटरिंग अच्छी तरह से करना है, डॉक्टर की गाइडेंस में एडवाइस लेते हुए दवाई लेना है। और जो कोमॉर्बिडिटी स्टेज के लिए जो उनकी दवाई चालू थी और जो भी स्टेज है, जैसे डायबिटीज़ है तो शुगर्स का कंट्रोल ठीक तरह से रखना है और उसकी भी मॉनिटरिंग साथ में करनी है। रेगुलर टेस्ट और मॉनिटरिंग करने से ज़्यादातर डिजीज़ इवन एल्डरली और कोमॉर्बिड में भी घर पे ठीक हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल वो मॉडरेट या सीवियर स्टेज में ना जाए। मॉडरेट और सीवियर स्टेज में जाने के टाइम भी मॉनिटरिंग से ही हमें पता चल जाएगा कि कब उनको हॉस्पिटलाइजेशन या इन पर्सन डॉक्टर कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो सभी रेगुलर मॉनिटरिंग करने से ही मेनली ये डिजीज़ को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं और पैनिक होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि अगर कोई ऑक्सीजन पर 10 दिन से लेटा हुआ है और उसका फेफड़ा काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है, तो क्या उसका फेफड़ा ठीक हो सकता है? हाँ ज़रूर। जो भी ऑक्सीजन पे है, इसमें इस बीमारी में ऐसा है कि लंग्स काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं इन मॉडरेट टू सीवियर स्टेजेस में। तो जिन जिन के लंग्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ऐसा मतलब ये नहीं है, या जिनका सेचुरेशन कम हो गया है वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे है और काफ़ी दिनों से है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं। उनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट, चेस्ट फिजियोथेरेपी, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जैसी एक्सरसाइज के साथ, और जो ऑटो रिक्वायरमेंट है वो उनके लिए जो एडिक्वेट है उतना ही दे के रेगुलर मॉनिटरिंग करते हुए धीरे धीरे ऑटो रिक्वायरमेंट उनकी कम हो सकती है और वो धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, बट वो धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। तो एक बार अगर वो ऑक्सीजन पे चले गए और काफ़ी दिनों से हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ठीक नहीं होंगे या पहले की तरह एकदम ही स्वस्थ नहीं होंगे। टाइम लगेगा, बट वो धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। जी। All right. Professor Gurtu, one of our viewers on social media asked this question. He says, I am taking medicines, blood thinners. Can I get vaccinated? Oh, yes, sure. And they need not discontinue the medicine before or after vaccination. They can be on their regular blood thinners and take vaccine safely. Okay. Yes. Shela? जी बिल्कुल। हमारे एक दर्शक रवि भी कुछ ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं। रवि पूछ रहे हैं कि उनके पिताजी हार्ट पेशेंट हैं और उनके इलाज में ब्लड थिनर की मेडिसिन चल रही है। इन दवाइयों से इस दवाई से मौजूदा समय में कोई नुकसान तो नहीं है, और ऐसे में वो कब वैक्सीनेशन करा सकते हैं? डॉक्टर अनिल? हाँ, तो ये वैक्सीनेशन जब भी इनका ड्यू टाइम है, समय आता है, वैक्सीनेशन जो उन्होंने रजिस्टर किया होगा उसी वक्त लगवा लें। दवाई ब्लड थिनर बंद नहीं करें, कोई खतरा नहीं है। एट मोस्ट वहां हल्की सी नील पड़ सकती है, वो भी कुछ नहीं होता, या वहां हल्का सा दर्द हो सकता है। तो वैक्सीन लगाएं, दवाई नहीं रोकें और वैक्सीन लगवा लें। All right. Dr. Dave, would you like to take this question? This gentleman, G. Upma, asks, I'm a 44-year-old male taking Pradaxa 150 for DVT from past 2 years. Can I take the vaccine? Are there any precautions that are best suited to me? So, as said earlier, patients who are on anticoagulants, so Pradaxa is a newer anticoagulant. So those patients who are on anticoagulants or say even antiplatelets, there is no contraindications for them to take vaccine. They can safely take vaccine. Only extra precaution is that after taking the vaccine, they have to press it for a few minutes more than the normal public, and they'll be fine. They did not need to discontinue any of the anticoagulant or antiplatelet.
they can safely take the vaccine. Dr. Agarwal, we are getting a lot of questions about the vaccine. For once, could you put it on record? Who are the people who can take vaccines and who are the people who cannot take vaccines, both in terms of their medical condition or any kind of drugs that they may be taking for their medical condition? You see, this has been clarified time and again. The only people who can't take vaccine is the patient who have anaphylaxis history to any like vaccine or vaccine-related content, right? If they have anaphylaxis to that, they are contraindicated. Otherwise, all of them can take vaccines safely. Second thing is that after infection, that how soon one can take vaccine. This question also comes quite often. This we have clarified that once you are infected, then usually we want to wait for at least 2 to 3 months before you can take the injection, right? And the third thing is that often they say that what happens is they've taken 1 dose of vaccine and they get the infection in between. Now the second dose, when should be taken? The answer to that again is once the active infection is there, you have to wait for about 6 to 8 weeks after this COVID becomes negative. Then only you can take the second dose. Maybe it's delayed for a couple of months more, doesn't make it. Okay. डॉक्टर अनिल, हमारे एक दर्शक है रत्ना, सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़ी हैं। वो ये कह रही हैं कि उनके पति किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं और डायलिसिस पर हैं। किस तरह की वो सावधानियां रखें जिससे उन्हें कोरोना से बचाव हो सके? कोरोना बचाव की जो सावधानियां हैं उसमें जो प्रमुख पहली है वो है वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। ये अगर नहीं करवाया है तो दोनों डोज वैक्सीन की लगवा लें तुरंत। दूसरी तो वही है कि अभी ये घर में रहें अलग, घर से बाहर ना निकलें अनलेस बहुत ही इसेंशियल है। घर के अंदर रहें जब तक कि अभी वेव खत्म नहीं हो जाती, और घर के अंदर भी ये मास्क लगा के रहें। खासकर ये जो घर के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है कोविड का, वो सब में ज्यादा कहाँ होता है? ये होता है जब हम डाइनिंग खाने में एक साथ मिलते हैं, तो टेबल के आसपास बैठते हैं, मास्क आउट होते हैं, तो किसी को भी अगर एसिम्प्टोमेटिक बिना सिम्टम के संक्रमण लग गया है, बाहर से आया है घर में, तो इनको लग सकता है। तो खाने के वक्त ये अलग खाएं, अभी जब तक ये वेव है, साथ न खाएं क्योंकि वहां ज्यादा फैल रहा है। दूसरा, ये बाहर से कोई अगर व्यक्ति आता है उससे न मिलें, और घर के अंदर जब मिलते हैं आपस में मास्क लगाए रखें। वैक्सीन जरूर लगवाएं जब जल्दी से जल्दी। इतना ही करें तो ये बचे रहेंगे, अच्छी खासी संभावना है कि ये बचे रहेंगे। जी। All right. Dr. Agarwal, this gentleman on our social media asks a question saying that after how many, I'm COVID infected, after how many days from my testing positive should I go in for another test where I can be declared negative? Usually we say about 10 to 14 days is the period that we repeat the test and see whether it is positive or negative. And even if people say that even if it comes negative, positive, it's not matter much unless the symptoms are not resolving. Because see, often the dead virus that keeps it positive for quite some time. Right. But the ideal period is about 10 to 14 days from the date you have become positive. Okay. डॉक्टर साहब, हम अक्सर ये भी देखते हैं कि कोरोना के जो मरीज होते हैं उनकी भूख बहुत कम हो जाती है, और कोरोना से बचाव का एकमात्र रास्ता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है मजबूत होनी चाहिए। तो ऐसे में भूख को अच्छा करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? ये मेरे को जी डॉक्टर अग्रवाल। क्या देखिए, भूख के लिए क्या है, एक तो भूख मर जाती है कि ये नाम सुनकर कोरोना हो गया, राइट? तो जो भूख लगती है वो भी चली जाती है। फिर क्या है कि इसमें लोग परहेज करने लगते हैं। परहेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ईट वट एवर यू लाइक, ईटिंग इज एसेंशियल, राइट? उसमें कोई भी ऐसा मेजर परहेज नहीं होता कि जिसमें कि हम कहें कि आप ना खाएं। और खाने के लिए ये कि जो भी उसके मन की इच्छा है उसको बनाएं, बार बार उनको घंटे 2 घंटे पे भी देते रहें। प्लेंटी ऑफ आपका लिक्विड काफी देना होता है इसके अंदर, वो लेते रहें, जिससे कि लाइक भूख एक ऐसी चीज है कि जिसको कि मेंटेन करना अपने हाथ में, रादर देन कि इसमें कोई मेडिकेशन दिया जाए तो भूख बढ़ जाए। आपकी ऐसा कुछ नहीं होता, ये वायरल इन्फेक्शन है, भूख इसमें सभी का कम हो जाती है। तो अगर इसमें जो चीजें आप लाइक करते हैं उनको खाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि भूख ना लगे। और एक बार अगर खाने लगते हैं तो थोड़ा भूख भी लगने लगती है। अगर खाना अवॉइड करते चले जाते हैं तो भूख और कम हो जाती है। तो हमारी ये सलाह होती है उनसे कि जो भी मन करता है वो खाएं, आप बार बार खाएं, फ्रेश फ्रूट्स लें आप, ठीक है,
सैलड्स लें, पूरा रेगुलर खाना खाएं, इसमें कोई कोई ऐसा मेजर परहेज नहीं है। और लिक्विड्स में आप जूसेस भी ले सकते हैं, आप लाइक जो भी लाइक करते हैं। हम्म। तो खाने में कोई ऐसा परहेज नहीं है, और खाने से ही फिर भूख बढ़ती है। आदमी का खाना अवॉइड करता रहे तो भूख और कम हो जाती है। और बाकी यही चीज है, जैसे जैसे इन्फेक्शन सेटल होता रहता है, भूख अपने आप और बढ़ती ही जाती है। जो खाना मेंटेन कर लेते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी कम होती भी नहीं है, तो उससे अच्छी तरीके से लड़ पाते हैं। जी। Professor, go through this gentleman, Anil Kumar Joshi asked, and I would request you if you could answer in Hindi because he's asked this question in Hindi. He says, मेरी बेटी 19 वर्ष की है, उसे कल से 102 बुखार आ रहा है और दवा देने पे 99.2 बुखार आ रहा है। साथ में गले में खराश और नाक भी हल्की बह रही है। उसे हमने अलग कमरे में रखा है जहां अलग बाथरूम है। हम उसे कहते हैं बीच बीच में ऑक्सीजन और थर्मामीटर से बुखार चेक करती रहे। यहाँ लॉकडाउन होने के कारण और कुछ दवा घर पे नहीं है, हमें उसे क्या देना चाहिए कृपया बताएं, धन्यवाद। So that if you could answer his question in Hindi please. तो ये 19 साल की उम्र है इनकी, और जैसा मैं समझ पाया हूं कि इनका बुखार जो इनका बुखार है वो नॉर्मल है टेम्परेचर। फीवर हम कहते हैं जब 99.9। No sir, he No, says no. कि 102 बुखार है, दवा लेने पे 99.2 है, but then there's a slight contradiction in the end. He says हमारे घर पे दवाइयां नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, तो हम क्या करें? सो इनको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक कि मैं समझ रहा हूं ये माइल्ड केस है, हल्का केस है, और यंग है ये 19 ईयर, तो कोई खतरे की बात नहीं है। घर में रहें। अगर दवाई नहीं है तो कोई दवाई की जरूरत भी नहीं है। माइल्ड केस को कोई जांच कराने की भी जरूरत नहीं है। पैरासिटामोल अगर घर पे है इनके, जो बुखार उतारने वाली दवाई है, तो वो ये एक गोली 6-6 घंटे में ले सकते हैं। अगर एक से भी नहीं 100 से कम होता तो ये 2 गोली इकट्ठा 6-6 घंटे में, यानी दिन में 4 ग्राम से ज्यादा ना लें। एक गोली 500 मिलीग्राम की होती है, तो इतना ही कर लें। इससे ज्यादा कोई दवाई की जरूरत नहीं है इनको, और ना पड़नी चाहिए। पानी खूब पिएं और नॉर्मल डाइट पे रहें, रेस्ट करें। अगर पल्स ऑक्सीमीटर है तो 3 बारी सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और रात के खाने के वक्त चेक कर लें। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल है, 93 के ऊपर है, तो कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। अगर नहीं है घर में तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ ध्यान रखें कि अगर इनकी सांस में कोई दिक्कत होती है, सांस में या छाती में बहुत दर्द होता है जो कि 30 मिनट से ज्यादा चलता है, मुख्य रूप से सांस में अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो ये अस्पताल से संपर्क करें। अगर नहीं होती है, ऑक्सीमीटर नहीं भी है घर में, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होएगा, माइल्ड बीमारी लगती है, अपने आप कुछ दिन में हो सकता है 101, 102, 103 तक चला जाए। बुखार से कोई डरने की बात नहीं है। पैरासिटामोल लेते रहें, 1 से 2 गोली दिन में 4 बार, ठीक हो ही जाएगा ये। इफ आई मे ऐड, अनिल कुमार जोशी, आप ऐसा करें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मॉनिटर तो करते रहें, पर अगर आपके जहां पे भी आप रहते हैं अगर वहां पर लॉकडाउन या कर्फ्यू भी है, आप मेडिकल पर्पसेस के लिए स्टेप आउट कर सकते हैं। केमिस्ट की शॉप्स खुली होती हैं, आप मॉनिटर करें। अगर तबीयत ज्यादा खराब होती है, एक डॉक्टर को कांटेक्ट करें, वो आपको बेस्ट एडवाइस करेंगे कि अब आपको आगे क्या घर पे ही रहना है और क्या मेडिकेशन करनी है। सेल्फ मेडिकेट प्लीज ना करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी एक दर्शक मनीषा हैं, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ी हैं। वो ये कह रही हैं कि उनकी माँ 65 वर्ष की हैं और उनके फेफड़े, लंग्स पहले से ही काफ़ी कमज़ोर हैं, जिसका इलाज चल रहा है। तो फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा फेफड़ों पर असर कर रही है, तो मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हूँ, कृपया बताएं डॉक्टर धवल। इनके फेफड़ों पहले से ही कमज़ोर है, तो मेरे को लगता है कि इनको या तो अस्थमा या सीओपीडी की बीमारी शायद रह सकती है, जिसकी वजह से वो ऐसा मेंशन कर रहे हैं कि इनके फेफड़े पहले से ही कमज़ोर है। तो उनमें उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए जो एक्सरसाइजेस है वो मेनली स्पायरोमेट्री रहता है। एक स्पायरोमीटर मिलता है, केमिस्ट के शॉप पे नॉर्मली मिल जाता है। उसमें दोनों तरह के इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के एक्सरसाइजेस है।
इसके बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल सकते हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये कैसे किया जा सकता है। या तो आप कोई डॉक्टर के पास जाके एक बार उनके सामने एक बार डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हैं कि ये कैसे करना है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इनहेल करना है और थोड़ी देर के लिए 2 से 5 सेकंड के लिए अपना सांस रोक के रखना है एंड देन आपको सांस छोड़ देना है। वैसे ही वो स्पायरोमीटर को उल्टा करके आप एक्सेलेशन का एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपको स्ट्रांगली एक्सेल करना है, मतलब अपनी सांस छोड़नी है और वो बॉल्स कितने ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे आप देखेंगे। दिन में आपको ऐसा 3 बार करना है, करीबन करीबन 5 से 10 मिनट के लिए 3 बार आप करेंगे दोनों एक्सरसाइज, सांस अंदर लेने की और सांस छोड़ने की। अगर आपके पास स्पायरोमीटर नहीं है और आपको नहीं लेना है तो खाली आप नॉर्मल इनहेलेशन में एकदम ही खूब लंबी जोर से सांस अंदर खींचिए और उसको जितना बन सके 5 सेकंड से 10 सेकंड तक होल्ड करने की ट्राई कीजिए और छोड़ दीजिए। दिन में ऐसा आपको 3 बार करना है और 5 से 10 मिनट के लिए करना है, तो ये आपके लंग्स मजबूत करेंगे। दूसरा, अगर आपको मतलब जो फेफड़े पहले से कमजोर है तो जो सीओपीडी है उसके लिए आपके कोई भी इनहेलर या नेबुलाइजेशन जो आपको प्रिस्क्राइब किया हो वो आपको साथ में जरूर कंटिन्यू करना है। Professor Guthru, this gentleman, Rohit Dubey, asks a question. He says, what is respiratory rate? How do I measure my respiratory rate? What should be the normal respiratory rate? So normal respiratory rate average is around 16 to 20. We say it's increased if it goes increasingly above 22, and 24 per minute is the mark we use to say now you are into moderate zone, and more than 30 we say per minute, we say now you are in the severe zone. So it should be under 20, between 16 to 20. How do you measure it? You'll have to pay attention to your breathing and observe yourself. Look, listen, feel. You look and you listen and you feel your breaths, the chest moving out and in. When you take in breath, the chest moves out, and when you exhale, take it out, it moves in. So 1 out, 1 in is counted as 1. So for 1 minute, duration of 1 minute, by a watch, you measure the number of times. So 1 out and 1 in is 1 count. So if it's less than 20, 16 to 20, that's normal. For COVID purposes, we say 24 per minute. If it exceeds or more than 24 per minute, we call it moderate. If it's below, it's mild. And if it exceeds 30 per minute, we call it severe. So if you can use this more objectively or more subjectively rather. If you feel any discomfort in breathing, which is not usual, your usual pattern, and everyone has his or her own pattern of breathing. So if you have a discomfort in breathing, shortness of breath, or you notice you're breathing faster than your usual, take that as a sign that it is moving towards a moderate COVID. So that's the main thing. और हमारे एक दर्शक राजनंद पटना से लिख रहे हैं कि वो 14 दिन से होम आइसोलेशन में हैं कोरोना के चलते। अब उन्हें कब अपना होम आइसोलेशन ख़त्म कर देना चाहिए? क्या रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ समय तक उन्हें होम आइसोलेशन में ही रहना चाहिए? कितना दिन लगेगा इसमें? क्या खुद से इसका फैसला कर सकते हैं? डॉक्टर प्रवीण? इसी 14 दिन से ये होम आइसोलेशन में है, इनके पीछे कुछ सिम्टम भी इनको हैं या सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है? अगर सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है और कोविड टेस्ट कराते हैं नेगेटिव आता है तो और आइसोलेशन की जरूरत नहीं है इनको। अगर सिम्टम है और टेस्ट नेगेटिव आता है तब फिर होम आइसोलेशन को बढ़ाना पड़ता है। डिपेंड करता है कि सिम्टम है या नहीं। इनके पीछे सिम्टम्स इनको है या नहीं है? क्या इजी ऑनलाइन कैन बी आस्क हिम, उनसे पूछ सकते हैं क्या वो लाइन पे है या वो लाइन पे नहीं है अभी। Okay. Yes. Okay. Abhijit Mishra asked this question. He says, मेरे 2 प्रश्न हैं। यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव रहा हो तो वह नेगेटिव होने के बाद तुरंत वैक्सीन लगवा सकता है? इस पे तो आई थिंक हमारे डॉक्टर्स ने आंसर कर दिया कि आप जब नेगेटिव हों उसके 6 से 8 वीक्स बाद लगवाएं। दूसरा इनका प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव रहा हो और उसे पता ना रहा हो कि वो पॉजिटिव है,
उसे अपना टेस्ट भी नहीं कराया हो तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है? कृपया बताएं, धन्यवाद। डॉक्टर दवे, वुड यू लाइक टू टेक दैट क्वेश्चन प्लीज? यस, सो जो पहला क्वेश्चन है इसका ऑलरेडी आंसर दिया गया है कि इफ़ यू आर पॉजिटिव और आप पॉजिटिव थे तो आपके आइसोलेशन पीरियड ओवर होने के बाद या फिर आपके कम्प्लीटली सिम्टम्स जब रिजॉल्व हो गए जो भी लेटर है उसके 6 से 8 वीक बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। जो उनका सेकंड क्वेश्चन है कि अगर पॉजिटिव मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो एसिम्टोमेटिक केसेस है तो बेसिकली अगर आपको सिम्टम्स नहीं है कुछ भी और तो उसमें ज़्यादातर आपको उसके लिए स्पेसिफिकली टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन लेने के पहले आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं रहे हो या आपको थोड़ा सा हल्का सा गले में खराश या सर्दी खांसी ऐसा रहा हो और आपने टेस्ट नहीं कराया हो तो आप वहाँ से एक 14 to 28 डेज का गैप ले सकते हैं और उसके बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक हमारे दर्शक कन्हैया जुड़ गए हैं। कन्हैया, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज हम तक आ रही है। सर, मेरे को केवल गला सूखता रहता है। गला में जो अपन जो प्यास होती है ना। जी जी, आप पूछिए। गला सूखता रहता है। गला में ये नहीं, प्यास जो लगती है ना, प्यास लगती रहती है। जी Right. So, Dr. Agarwal, ये क्या करें? He's asking, probably he's asking that is that a symptom for COVID? आप हिंदी में जवाब दे दें प्लीज। इसी गला सूखता रहता है, ये कोई सिम्टम नहीं हुआ। गला तो आजकल गर्मी है, वैसे सूख सकता है, ठीक है। तो गला सूखना कोई सिम्टम नहीं है। पानी लेके देखें, अगर गला सूखना परसिस्ट करता है या कोई और चीज होती है, बुखार हो जाए या खांसी आने लगे, ठीक है, तो ये सिम्टम हो सकता है। खाली गला सूखना एक सिम्टम कह देना थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल इनका बड़ा ही स्पेसिफिक है कि गला सूख रहा है सिर्फ, तो गर्मी में गला सूखना कोई अनयूजुअल नहीं है कि गला किसी का भी सूख सकता है। तो पानी लेने के बाद भी अगर गला सूखता रहता है या कोई और सिम्टम आते हैं साथ में, खांसी आने लगे, बुखार आने लगे, तब इसको कोई सिम्टम माना जाए। नहीं सर, और तो कोई सिम्टम नहीं, केवल गला ही सूखता रहता है। पानी गला हर साल सूखता है, इसी साल सूख रहा है? नहीं, हाथों हाथ ही सूख जाता है। अब हर साल ऐसा होता है गर्मी में या इसी साल ऐसा हो रहा है? जी, आपका गला हर साल गर्मी में ऐसे सूखता है या इस साल ही सूख रहा है? नहीं, अभी ये पिछली बार भी इन्हीं दिनों में गला सूखा था, बाद में वो पानी आने पिया, पूरा पानी पीने के बाद में थोड़ा आराम मिल गया। अभी 2-3 दिन से वापस वो गला सूख रहा है। हाँ, तो ये हो सकता है गर्मी की वजह से हो, उसको तो ऑब्जर्व करें इसको। जी। All right. Okay, this gentleman Ashwin Joshi on our social media asks, my grandfather is 85 years old. He got the second dose of vaccination 10 days back. From yesterday, he's feeling loss of smell. Do we need to worry? In the last week, all kids under the age of 10 got fever in our home. Now all are fine. Professor Gutur, would you like to take that question, please? So he has developed loss of smell 10 days after the first vaccine dose. So The second 10 days after the second dose of vaccine. Second dose. Sorry. So this loss of smell is a very specific symptom of COVID, given today's situation. So one expects he has developed COVID. He was probably still not protected fully by the vaccine. The good thing is that he has already taken the vaccine, so he is very unlikely to get severe COVID disease because he has vaccinated himself. So he should get himself tested with an RT-PCR. He will probably test positive for COVID. Nothing to worry, since he is vaccinated, he is likely to remain mild. The other thing is that since he himself has been vaccinated and is likely to stay mild, he has to protect others around him and prevent his transmitting that COVID to others in his immediate vicinity, which means he should be masked at home, not go out, stay masked, and avoid gathering into common meal spaces where they have dining together. Avoid that. Stay masked, stay separate, avoid going out, and in all likelihood, this is COVID. Since he's vaccinated, it's likely to be mild and nothing to worry beyond that.
डॉक्टर साहब, इस बातचीत के सफर को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और अब ये बातचीत कंटिन्यू करते हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम कि कोविड-19 में अन्य बीमारियों से जो ग्रस्त लोग हैं वो क्या कुछ करें, किस तरह से वो बीमारी से बचें, अगर उन्हें बीमारी हो गई है तो फिर वो क्या कुछ उपाय लें। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक विशेष पैनल मौजूद है जो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे को एंकर अमृतपाल सिंह भी जुड़े हुए हैं वर्चुअली, जो इंग्लिश में अपने दर्शकों के तमाम सवाल ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर अनिल, आपसे एक सवाल है जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। वो ये है कि जो पहले से बीमार हैं लोग, जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनके मन में एक डर है, कोरोना का एक खौफ है, और कई बार कोरोना के डर खौफ से उनके अंदर एंग्जाइटी होती है तो उनका ऑक्सीजन लेवल में उतार चढ़ाव होता है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से वो इस एंग्जाइटी से बचें? एंग्जाइटी से बचने का जो मेन 2-3 तरीके ही हैं। पहले एंग्जाइटी क्यों होती है? क्योंकि अनिश्चितता, हमें पता ही नहीं क्या होएगा, अनसर्टेनिटी। कुछ चीज निश्चित नहीं है, कल को क्या होए, आज ऐसा हूं कल हूं ना हो, तो वो डर का एक वजह रहती है। लेकिन अब 1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल बाद कोरोना के, हमें इतना तो जरूर पता है कि 85% लोगों को, 90% तक लगा लें, जब कोरोना होता है तो इतना गंभीर नहीं होता कि उनकी जान खतरे में पड़ेगी। मृत्यु दर अभी भी बहुत कम है, 1.7% है जो इन्फेक्टेड डिजीज वालों का है, और अगर इन्फेक्शन से लें तो और भी कम है, वो पॉइंट्स में है। तो संभावना यही है कि आपको कुछ नहीं होगा। तो ये जानकारी अब आ गई है जो पिछले साल नहीं थी। तो खौफ जो पिछले साल देखा जा रहा था वो अब नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जानकारी ज्यादा है। आमतौर पे ये कुछ तंग करती है, मारती कम है अभी भी। दूसरा, सांस तेजी जो आने लगता है डर के वजह से, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बेस्ट हैं। स्लो डीप ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर लें, मतलब जैसा भी बताया कि सांस को धीरे धीरे लें अंदर और धीरे धीरे निकालें बाहर, और यही रिपीट करें। और जब ये करेंगे एक्सरसाइज ब्रीदिंग की, तो इसी से वो जो फास्ट ब्रीदिंग होती है एंजाइटी की वजह से, वो अपने आप स्थिर हो जाएगी। और एक स्ट्रक्चर रखें घर में, क्योंकि लॉकडाउन है, घर के अंदर हैं सब लोग, तो नियमित रूप से एक स्ट्रक्चर रखें लाइफ को। किस वक्त उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कैसे कैसे आप अपना दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर ले आइए। और वर्चुअल मीडिया से या फोन से अपने दोस्तों से और जानकारों से संपर्क में रहिए। जो चीज आपको पसंद है, खाने की, देखने की, मीडिया में जो भी, उसको करें। और जरूर थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज जरूर करें। घर के अंदर भी आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बैल्कनी है तो उसमें आप पूरी मैराथन भी दौड़ सकते हैं खड़े खड़े। तो चलें घर में 15-15 मिनट चलें एट अ टाइम, कम से कम 3 बार रोज। तो रेगुलर एक्सरसाइज घर के अंदर रहते हुए भी 15-15 मिनट्स में के लॉट्स में 3 बारी
स्ट्रक्चर, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अगर सांस फूलने लगे, और ये जानना कि 90% से भी ज्यादा लोग जिनको कोरोना होता है वे पूरी तरह निकल के वापस आ जाते हैं जिंदगी में, कोई ऐसा खतरा नहीं। यानी अपने मन यही से चीज़ है। उस खौफ को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमृत। Absolutely. Manisha Chiller on our social page asks, Sir, my mother has taken the first dose. She's 47 years of age, and since last 1 week, she's suffering from mild fever and sore throat. Are these symptoms of COVID-19? She has been quarantined for the last 4 days. What should we do? Dr. Dave? Yes, so she has taken first dose of vaccine, which is good. The symptoms, what she is suggesting, seems like it can be COVID symptoms. So first and foremost, it's good that she has isolated herself. The next thing she should do is go for a COVID test, either RT-PCR or rapid antigen. She should continue her isolation, and I would suggest that she should consult a doctor, either teleconsultancy also, and should start certain medicines. She would just require a symptomatic management basically. So few anti-colds and antipyretics if required. Maintain hydration, steam inhalation once a day, and gargle with betadine and water twice a day. And a lot of water intake should be there throughout. And as I always say, monitoring is very important. SpO2 and temperature monitoring 3 times a day, and also 6-minute walk test at least once a day. So that will give whether the disease is staying, will give us an idea whether it is staying mild. Currently, what she has given the scenario, on that basis, it seems a mild disease. And she has already taken a vaccine. So we hope that it doesn't go into moderate to severe, and there are very less chances that it will turn out to be a moderate or severe disease. But still, monitoring is very important. So not to self-medicate, consult a doctor for medicines, mainly symptomatic management. What they can do at home is hydrate themselves well and do monitoring regularly and keep a chart of that. So Manisha, keep monitoring your mom, and also go and get herself get her tested. You know, even if she comes out, I mean, you'll rule out the case of if she's not infected, you'll be mentally at peace. This gentleman, Gurdeep Walia, asks on our social media page, he says, I have been vaccinated with Covishield, but now the centers say they only have Covaxin. Can I take it? Professor Gutur? No, not at present. We believe at present that you should take the same vaccine which you took on the first dose. However, if your dose has not been available to you for some reason, Covishield, you can wait. For Covishield, up to 3 months duration for the gap between the first and the second is also acceptable. So you wait till the vaccine arrives, and as soon as the vaccine arrives, take it. So even if it's delayed up to 3 months, you are still going to get benefit of the second dose. So don't mix vaccines. Wait for the Covishield second dose to arrive. Take it. You won't be harmed even if it arrives 3 months later. It's beneficial. And may I add, Mr. Walia, you do not necessarily need to go to the same center to get vaccinated where you took your first dose. You can go anywhere. So you can probably try other centers. It's important, as our professor is saying, that it's important right now. The medical fraternity believes that you should take the second dose of the same vaccine that you've taken. डॉक्टर साहब, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे एक कॉलर ग्रेटर नोएडा से सिन्हा जुड़ गए हैं। सिन्हा, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर, डॉक्टर साहब, ऐसा है कि इधर करीब 1 सप्ताह से मुझे ऐसा लगता है कि चेस्ट में थोड़ा भारीपन टाइप का, मतलब कंजंक्शन टाइप का हल्का। हालांकि जब मैंने अपना वो ऑक्सीजन लेवल देखता हूँ तो 98, 99 ऑलवेज आता है। खांसी भी नहीं है, गला में कोई ऐसा थ्रोट भी नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट कराया था अपना RT-PCR करीब 1 सप्ताह पहले, तो वो निगेटिव आया था। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब, ये मैं पूछना चाह रहा था। डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, अगर आप इसका जवाब दें। हाँ, इसी खाली चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना लगना, इसका नॉट काउंटेड एज सिम्टम नहीं लगता है। अब अभी कोई और सिम्टम्स आते हैं, कोई बुखार आए, कोई गले में थोड़ा खराश होती है,
या कोई और सिम्टम आता है कि खांसी आने लगे, टेस्ट कराने की जरूरत है। जब तक टेस्ट कराया इन्होंने कभी ऑब्जर्व भी करें सिम्टम को, ज्यादा इसके लिए मेजर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जी, जाहिर है आपको अपना जवाब मिल गया होगा। रविराज हैं लखनऊ से, सोशल मीडिया के ज़रिए हमसे जुड़े हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी पत्नी 6 महीने की प्रेग्नेंट हैं और इस दौरान उन्हें ये डर है कि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। अगर उन्हें कोरोना हो जाता है तो क्या उनके बच्चे को भी इससे कोई नुकसान होगा, और साथ ही साथ क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं या मल्टीविटामिन्स खा सकती हैं इससे बचाव के लिए? डॉक्टर दवे। सो प्रेग्नेंट फीमेल घर में है, सो दूसरे लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, कम से कम कांटेक्ट में उनके रहे, और यदि उनके कांटेक्ट में जा रहे हैं तो एटलीस्ट दूसरे लोग जो घर के हैं उन्होंने मास्क पहनना चाहिए। यदि सिम्टम्स है या नहीं है, एटलीस्ट ट्राई कि कांटेक्ट कम से कम हो और मास्क पहने जब भी उनके कांटेक्ट में है। उनको अपना हाइड्रेशन सही तरह से मेंटेन रखना है। प्रेग्नेंट है इसीलिए वो मल्टीविटामिन्स पे ऑलरेडी होंगे। उनको अपने खाने पे ध्यान देना है, बैलेंस डाइट रखना है, और वही जो चीज़ें हैं कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इवन घर के लोगों से जिनको सिम्टम्स नहीं है, जो सर ने पहले भी बताया कि खाने में साथ में नहीं बैठना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश रखें, और मल्टीविटामिन जो उनका चालू होगा वो चालू रखना है। उनका जो दूसरा क्वेश्चन था कि अगर यदि उनको हो जाता है, ये सब रखेंगे वो प्रिकॉशंस, तो ज़्यादातर चांसेस नहीं है कि होगा। अगर होता भी है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको सीवियर डिजीज़ ही होगा, माइल्ड डिजीज़ भी हो सकता है और वो ठीक हो सकते हैं, और बच्चों को इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दरमियान काफ़ी सारे प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड हुआ है और वो ठीक हुए हैं, और वो बच्चे डिलीवर भी किए हैं और बच्चे भी एकदम हेल्दी और स्वस्थ रहे हैं। इनफैक्ट जो बाहर से हमारे पास कुछ केस रिपोर्ट्स है, उनमें ऐसा भी हुआ है कि बच्चों में एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र हुए हैं, तो बच्चों के लिए भी सेफ्टी इसके साथ बढ़ जाती है। सो ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखें, मोस्टली नहीं होगा अगर सब प्रिकॉशंस मेंटेन रखें, और अगर होता भी है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उनके आदेश अनुसार चलेंगे तो वो ठीक भी हो जाएंगे और बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और आगे चल के भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो वैसा टेंशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं? वैक्सीन के बारे में इंडिया में अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उनके लिए अभी वैक्सीन लेना अनिवार्य नहीं है, बिकॉज उनके ऊपर कोविशील्ड या कोवैक्सीन का जो सिग्निफिकेंट ट्रायल होना चाहिए वो पॉपुलेशन का ट्रायल अभी हुआ नहीं है। सो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस प्रेग्नेंट फीमेल और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं लेना चाहिए। बट अभी रिसेंटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है एंड डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, बट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अभी भी एज पर इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइंस वैक्सीन लेना अनिवार्य नहीं है, बिकॉज उनमें अभी ये स्टडी प्रॉपर हुआ नहीं है। All right. Professor Guttu, Prateek Dahal asked this question. I have not been able to take the second shot of the vaccine after 2 months for some reason. Is it okay if I take it now? Absolutely. He should take it as fast as he can. No harm done. He should take it. That will be fine. Okay. There is another gentleman called Bipin Dave. He wants to know, will the third wave be dangerous and when will it come in India? Professor Guttu? If we go by the last pandemic on record, historic record, to 1918, the influenza, that was influenza pandemic. This is corona. This is another virus, but a similar respiratory virus. That had 3 waves. Given the fact that mutants are emerging and they are likely to emerge, we may have a second wave, but whether we have it or not depends on us, our collective behavior. If we lapse back to the behavior that has led on to this second wave, third will surely come. If we all get vaccinated and develop a new normal towards behavior, avoid crowding under poorly ventilated spaces, maintain distance, wear masks for at least 1.5 more years,
then we can certainly avoid a major third wave at least. Oh, you're Yeah. saying it's here to stay for 1.5 years more? At least 1 year, the third wave risk will remain because the mutants will emerge. As soon as the virus comes under pressure of effective public health measures or vaccine or drugs, it will adapt and change and evolve through mutation, trying to escape and get more contagious. So that's how the evolutionary biology of virus behaves. So under pressure, virus mutates and it gets more contagious, more infectious as it has recently. So one can expect that to happen again. But whether that will lead to a major third wave or not is dependent entirely upon our collective social behavior, whether it is COVID appropriate or not. That is going to be the key determinant, which Okay. is Professor, under as you our say, more control. variants are Yeah. emerging. Then let me ask you this question: that will the vaccines used in the market right now, will they be effective against the new variants? Yes. All the information till now is indicating that they are effective against the variants as well. Yes. And worst case scenarios are that one is getting infected. However, the infections are so mild that one doesn't even come to know that one has acquired an infection. It's just a cold, fever, feverishness, mild body aches, and they go away on their own. So I am protected from mutants after vaccination. But since I'm likely to get a very mild or asymptomatic infection from that mutant because I'm vaccinated, I'm also likely to transmit it more to others if I don't follow COVID appropriate behaviors after vaccination. That is why I said the third wave is contingent, dependent on our collective behavior. If we do, third wave will be muted, if at all. If we don't, third wave will be equally disastrous as this one. It's entirely on us. Okay. अमृत, कई लोग हैं हमारी सोसाइटी में भी, जब हम घर जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि जब आप डॉक्टर स्पीक करें तो आप किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से ये ज़रूर पूछें कि कमज़ोर प्रतिरक्षण प्रणाली जिन लोगों की है, बुज़ुर्ग हो चुके हैं या बहुत सारों को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, हृदय रोग की बीमारियां हैं, तो ऐसे बीमारी में उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ खाएँ क्या ना खाएँ, ये सवाल जो है ये बहुत ज़्यादा आम है और कई लोग मुझे व्हाट्सएप करके भी इस चीज को पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर प्रवीर, अगर आप इसका जवाब दें। जैसा कि शुरू से डिस्कशन चल रहा है कि जिनको कोमोबिड्स हैं, एल्डरली लोग हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स हैं, इन सबको एक्स्ट्रा ख्याल रखना इतना ही है कि जो आपका बेसिक डिजीज है उसका कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। हार्ट डिजीज है उसकी दवाएं लेते रहें, ब्लड प्रेशर है उसका दवा लेते रहें और उसको कंट्रोल में रखें, डायबिटीज है प्रॉपर्ली कंट्रोल में रखें। तो ऐसा है कि इनको ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन को हुआ तो हो सकता है कि उसका जो डिजीज का फॉर्म है वो सीवियर भी हो। तो कोशिश यही करनी है कि किसी का इन्फेक्शन ना हो हमें। अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने बेसिक पैरामीटर को कंट्रोल में रखें और डॉक्टर के टच में रहें। अगर डिजीज वो समझेंगे घर पे इलाज करेंगे, वरना फिर आपको अस्पताल में ले लेंगे। और इसी में डॉक्टर साहब, इसी में एक सवाल और है, उसे भी जोड़ देते हैं, वो कि जो उनकी ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही हैं अब किसी डिसीज की, तो वो दवाइयाँ अपनी जारी रखें या सिर्फ अगर कोरोना हो जाता है तो कोरोना की दवाई लें? नहीं, वो दवाएं जारी रखनी है, उनको कोई भी दवा को डिस्टर्ब नहीं करना है। कोरोना की दवा सब ऐड होती हैं, ऐसा नहीं कि वो दवा को स्टॉप कर देना है, सारी दवाएं चलती रहती हैं। जी, तो वक्त हुआ है कार्यक्रम को समाप्त करने का, और उससे पहले अगर हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं अगर एक छोटा सा संक्षेप में फाइनल कमेंट्स दें। जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि सेकंड वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई है, राइट, और जैसा अभी आपने सुना कि अगर हम लोग अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, हमारा कोविड बिहेवियर नहीं होगा, तो थर्ड वेव से भी हम लोग नहीं बचेंगे। जो सेकंड वेव आई है इसमें काफ़ी कुछ हम ही लोग जिम्मेदार हैं। आप देखिए, इसमें किसी ने भी प्रिकॉशंस नहीं लिए। पिछले 2-3 महीने तो ऐसा लग रहा था कि कोरोना हमारे देश से चला गया है ही नहीं। अगर किसी से बात भी करिए आप, मास्क सब लोग गले में लटकाए घूम रहे हैं, तो आप देखेंगे तो ऊपर कर लेंगे, पर भाई हमें थोड़ी बचना तो आपको है जो आप मास्क लगा रहे हो। हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, लोग आते हैं ओपीडी के बाहर तक मास्क को नीचे करके रखते हैं। हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में सबको पता है कि आजकल ये एयर में भी है, तो हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर अगर आप मास्क डाल के आएंगे तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर का नुकसान नहीं, नुकसान आपका हो रहा है।
और यही पार्टियां भी हो रही थी, शादियों में लोग जाने लगे, सब चीजें हो रही हैं, लाइक वीकली बाजार लगने लगे, सब कुछ ऐसे हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। जी और इसीलिए हम लोग कहते हैं ना बिल्कुल टेकन लाइक विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। डॉक्टर अनिल, आप भी संक्षेप में कुछ शब्द। अगर हमें सेकेंड वेव से निकलना है और थर्ड वेव से बचना है तो दो ही चीजें करें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और दूसरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, तीसरी कोई चीज नहीं है। जी डॉक्टर दवे। सो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ। कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दे, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है, बट वैक्सीन ज़रूर से लीजिए एंड सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल भी ना करें घर पे, बिकॉज देर आर मैनी कॉम्प्लिकेशंस पोस्ट कोविड। जैसे अभी एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस विच इज कमिंग अप क्वाइट बैडली इन इंडिया। तो सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ये सब चीजें और बढ़ सकती है, तो प्लीज सेल्फ मेडिकेट भी ना करें, डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर दवे, समय हमारे पास समाप्त हो रहा है, इसलिए आपको यहाँ रुकना चाहूँगी। आप सभी विशेषज्ञ डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल गुर्टू हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रवीर अग्रवाल और धवल दवे, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अमृत, हमने देखा कि एक चीज़ निकल कर सामने आई कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर आप जो है इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में, तो आप काफ़ी हद तक इस महामारी से बचे रहेंगे। Absolutely, Shara. The doctors have said it, so follow their advice. That's all the time we have for. We'll be back tomorrow, same time. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।